Good afternoon to all. Today now we going on DNA isolation. आप में से कोई बताएगा क्या होता है डीएनए आइसोलेशन? डीएनए का आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है अपने को, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डीएनए आइसोलेशन है। अपन डेली प्रैक्टिस में या फिर न्यूज़पेपर्स में भी अपन देखते हैं कि हेडिंग आती है कि अभी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है ना, कि फिंगरप्रिंटिंग मैचिंग होगा अभी। अपन कहाँ कहाँ पे उसको यूटिलाइज करते हैं इस टेक्निक्स को, जो भी डीएनए आइसोलेशन के मेथड्स हैं। एग्जाम्पल बताइए आप। सपोज किसी कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है ना, अपन न्यूज़पेपर में आता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में कीप साइलेंस लास्ट बेंचेस। तो आज अपना जो टॉपिक है वो ये कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, डीएनए मैचिंग कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से मैचिंग होते हैं, क्या प्रिंसिपल है और किस तरीके से अपन इसका डे टू डे लाइफ में अपन प्रैक्टिस में यूज में लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी बेबी होता है ना, और दो फैमिली है, वो उसके ऊपर अपन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मदर कौन है। तो इसके लिए क्या होता है, उसका क्या करते हैं अपन, डीएनए मैचिंग करते हैं। DNA isolation is a process of purification of DNA from sample using a combination of physical and chemical methods. The first isolation of DNA was done in 1869. Method is used to isolate DNA or depend on the source, age and size of the sample. In generally, the aim of separate DNA present in the nucleus of the cell from other cellular component. Isolation of DNA is needed for genetic analysis, which is used for scientific, medical और forensic purpose. अपना टारगेट क्या रहेगा? अपना टारगेट ये है कि सबसे पहले तो अपन जो डीएनए मैचिंग के लिए लेंगे, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ सैंपल, आप क्या क्या सैंपल ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपल में आपका क्या क्या हो सकता है? हेयर है, स्किन है, नेल्स हैं, these are the types of sample. Scientists are use DNA in a number of applications such as introduce of DNA into cells and animals or plants or for diagnostic purpose. In medicine, the latter applications is the most common. On the other hand, forensic science needed to recover DNA from identification or individual presence of proteins, lipid, polysaccharides and some other organic or inorganic compounds in the DNA. Preparations can interfere with the DNA analysis method. They can also reduce the quality of DNA, leading to its shortage and storage of life. अपना जो टॉपिक है आज की, कौन कौन से अपन नंबर ऑफ सैंपल टाइप्स क्या क्या रहते हैं, किस तरीके से अपन उसको प्यूरिफाई करेंगे, किस तरीके से अपन उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं आपके। सोर्सेस ऑफ डीएनए आइसोलेशन आर common source is the for DNA isolation include blood, hair, sperm, bones, nails, tissue, blood, stain, saliva. Storage samples can be come from achieved tissue sample, frozen blood and tissue. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। ये तो अपने से टाइप्स ऑफ सैंपल कि अब हमें डीएनए आइसोलेशन करना है। टोटल आपके पास में 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ cell, then a purification of DNA from cells extract, concentration of DNA sample, and finally measurement of purity of DNA concentration.
देखिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम ब्लड टिश्यू। आइसोलेशन के टाइप्स अपने को पता है, सैंपल ऑफ टाइप्स आपके क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल क्या है, और इससे नेक्स्ट आता है कि आपका स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। अपना नंबर फर्स्ट स्टेप है ब्रेकिंग सेल्स ओपन टू रिलीज द डीएनए। फर्स्ट था कि हमारे पास में सैंपल टाइप्स आ गया है, आपने सेल टाइप लिया है, प्लांट्स का पार्ट लिया आपने, स्किन है, हेयर्स हैं। अब आता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट है कि ब्रेकिंग सेल्स ओपन टू रिलीज द डीएनए। The cell in a sample are separated from each other open by a physically means such as grading and volting put into a solution containing salt. The positively charged sodium ions in the salt help protect the negatively charged phosphate group, then run along the breakbone of the DNA. Next second step है आपका कि separating DNA from proteins and other cellular debris. थर्ड है आपका कि प्रिसिपिटेटिंग ऑफ डीएनए विद एन अल्कोहल। फोर्थ है आपका क्लीनिंग ऑफ डीएनए, एंड देन फाइनल स्टेप नंबर फिफ्थ है कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द डीएनए। यानी कि जब भी हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे तो अपने को टोटल 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ब्रेकिंग सेल्स ओपन टू रिलीज द डीएनए। स्टेप नंबर सेकंड रहेगा आपका सेपरेटिंग डीएनए फ्रॉम प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर। थर्ड स्टेप आपका प्रिसिपिटेटिंग ऑफ डीएनए विद एन अल्कोहल। नंबर फोर्थ स्टेप है कि अब अपन क्लीनिंग ऑफ द डीएनए, एंड फाइनल स्टेप है कि कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द डीएनए। देखिए कई बार अपन केमिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो बाद में आपके पास में जो रिपोर्ट आती है उसमें आता है कि सैंपल इज क्यूएनएस, या फिर रिपीट सैंपल के लिए बोलते हैं अपन। क्या हुआ, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि अपन ने जो ब्लड दिया है टेस्ट के लिए, या तो वो ह्यूमोलाइज हो गया है, या फिर जो सीरम का उनको रिक्वायरमेंट था, जो मिनिमम अमाउंट में रिक्वायरमेंट था, वो सीरम सेपरेट नहीं हुआ है, सैंपल क्लोट है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो लोग, या तो क्यूएनएस करके रिपोर्ट रिलीज कर देते हैं, या एडवाइज रिपीट सैंपल। तो फाइनल जो स्टेप है कि कंफर्मेशन द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द डीएनए, ये अपना सैंपल लेने का ही प्रोसीजर में आ रहा है कि आप किस तरीके से जो फाइनल स्टेप है अपन उसको एनालिसिस करते हैं कि अपना जो डीएनए है, आपने जो भी डीएनए लिया है वो क्वालिटी उसकी सफिशिएंट है या नहीं है, क्वांटिटी उसकी सफिशिएंट है या नहीं है। फिर फर्दर अपन उसको आगे एनालिसिस करेंगे। अपन इंडिविजुअल जो भी कोई टेस्ट होता है, जैसे सपोज कीजिए ये अपना आज टॉपिक है डीएनए आइसोलेशन, तो डीएनए आइसोलेशन का भी एक एसओपी बनता है। आपका एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया है तो उसके लिए भी अपन एक एसओपी बनाते हैं। एसओपी मींस क्या होता है, खड़े हो जाइए आप इधर से। एसओपी क्या होता है? फर्स्ट लाइन में थर्ड कैंडिडेट। एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, यानी कि कोई भी अपन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन फिक्स है। जैसे अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो सबसे पहला अपन क्या देंगे, उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देंगे अपन कि ब्लड ग्लूकोज है, आप किस लिए एनालिसिस कर रहे हैं। डायबिटीज पेशेंट में इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप बताएंगे कि सैंपल टाइप्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या अपन सैंपल टाइप कौन सा यूज करते हैं अपन, बैठ जाइए आप ना। टाइप्स ऑफ सैंपल, ब्लड शुगर की जांच करनी है, आप यूरिन का सैंपल थोड़ी लेंगे, ब्लड का ही सैंपल लेंगे। इतना कंफ्यूजन किस लिए है? कौन सी ऑयल में लेते हैं अपन सैंपल? इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बताइए। ग्लाइकोलिसिस पढ़ना नहीं है क्योंकि फर्स्ट इंटरनल हो चुका है, सेकंड में आएगा नहीं।
इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज फ्लोराइड। अपन अगर आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन करना है तो आप फ्लोराइड वाइल में सैंपल लेंगे। उसका रीजन ये है कि कंटिन्यूअसली क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज कंटिन्यू कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। एनारोबिक है ना, इसलिए लैक्टेट बना रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और माइटोकॉन्ड्रिया अगर रहेगा तो पायरुवेट बनाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सैंपल टाइप में क्या लेंगे आप, आपको ब्लड का सैंपल चाहिए, फ्लोराइड वाइल के अंदर चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन दे दिया अपन ने फर्स्ट में एसओपी में, देन अपन ने बताया कि आपको सैंपल टाइप क्या रिक्वायरमेंट है। फिर अपन नीचे मेंशन करते हैं कि आपने जो सैंपल लिया है वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने ब्लड ग्लूकोज का सैंपल अपन ने आज लिया है और 4 दिन बाद अपन उसको रन कर रहे हैं। आप एसओपी के अंदर मेंशन करेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सैंपल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस टेम्परेचर पर होना चाहिए। आपकी जो ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट है उसको क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीके के अपने एरर्स होते हैं, प्री एनालिटिकल एरर, एनालिटिकल एरर एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर। प्री एनालिटिकल एरर के एग्जांपल बताइए आप। प्री एनालिटिकल एरर की बात कर रहे हैं अपन। अभी हमने एनालिसिस नहीं किया है। रेड शर्ट खड़े हो जाइए इधर से, हाँ ये लाइन, हाँ बताइए प्री एनालिटिकल एरर्स बताइए। आपको डीएनए आइसोलेशन करना है ना, कौन से प्री एनालिटिकल एरर्स पॉसिबल है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, आप भी है ना, नेक्स्ट। देखिए अपना फाइनल स्टेप है कि कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द डीएनए। आपको डीएनए आइसोलेशन करना है, आपको कहीं भी भेजा गया है कि आपको डीएनए लेके आना है, वहां से सैंपल टाइप आपका डीएनए है, तो आपसे वहां पे कौन कौन से प्री एनालिटिकल एरर्स हो सकते हैं। एंजाइम का तो अभी यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहे अपन, है ना। अब जब एनालिसिस करेंगे तो एनालिटिकल फेज में आ जाएगा वो। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री एनालिटिकल एरर की। यानी कि आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं किया है। टेम्परेचर जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट था वहां पे डी फ्रोजन चाहिए उनको, या फिर 2 to 8 डिग्री का चाहिए, वो नहीं है। और क्या क्या पॉसिबल है, प्री एनालिटिकल एरर बता दीजिए आप तो सिंपल से। आप लोग कौन कौन से प्री एनालिटिकल एरर कर सकते हैं। आपका एनालिसिस क्या है कि यहाँ पे आके क्लास लेना है ना। प्री एनालिटिकल एरर क्या हो सकते हैं कि आप लोग क्लास में आए नहीं, घर से आ गए क्लास में नहीं आए, कॉलेज में आ गए क्लास में नहीं आए, ये तो हुए आपके प्री एनालिटिकल एरर। एनालिटिकल एरर क्या हो सकता है, क्लास में आके गेम खेल रहे हैं ना, इधर जो खेल रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि गेम खेलने लग जाइए। देखिए अपन सिंपल सा कंसेप्ट ये कि प्री एनालिटिकल एरर मींस कि अभी हमने जो सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए लैब में नहीं भेजा है, अपन ने एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट में इंसर्ट नहीं किया है। इससे पहले वाले जो भी एरर्स हैं उनको अपन प्री एनालिटिकल एरर में कंसिडर करेंगे। आपने का सैंपल क्या सफिशिएंट अमाउंट नहीं लिया है, ट्रांसपोर्टेशन आपने प्रॉपर नहीं किया है, टेम्परेचर आपने चेक नहीं किया है। पेशेंट ए का सैंपल लेना था, आपने पेशेंट ए का सैंपल लेके बी के नाम की उसके ऊपर लेबलिंग कर दी है, ठीक है। ये किस में आ रहे हैं, आपके प्री एनालिटिकल एरर में आ रहे हैं। आपका सैंपल सेंट्रीफ्यूज किया आपने, सैंपल आपका हीमोलाइज है, आपने उसको रन कर दिया है। शुगर का सैंपल था, आपको फ्लोराइड वाइल में लेना था, लेकिन आपने सीरम से सैंपल को रन कर दिया ब्लड ग्लूकोज का। तो ये दीज आर द प्री एनालिटिकल एरर। एनालिटिकल एरर कौन से हुए, एनालिटिकल एरर हुई है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है, आपने उसका कैलिब्रेशन नहीं किया है, आपने उस पर कंट्रोल नहीं लगाए हैं, तो ये आते हैं एनालिटिकल एरर में आ रहे हैं। और पोस्ट एनालिटिकल एरर में कौन से एरर्स आएंगे, पोस्ट एनालिटिकल एरर
एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट एनालिटिकल एरर। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल नाम से 2 पेशेंट आए थे, रिपोर्ट को हमने एक्सचेंज कर दिया है। शुगर की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी शुगर की वैल्यू? 334 थी, ओनली 33 रिलीज कर दी हमने। टाइपिंग एरर हो गया है। कोविड-19 पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव का हमने पॉजिटिव फिल कर दिया है। तो ये जो इस टाइप के जो एरर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडवांस में आता है कि आपकी लैब में जो एरर्स हो रहे हैं आप उनको किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। कापा बोलते हैं अपन उसको, CAPA। फुल फॉर्म क्या है? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में, करेक्टिव एक्शन में एंड प्रिवेंटिव एक्शन में? बैठ जाइए आप लोग। क्या होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन? कोई भी एग्जांपल बताएगा? करेक्टिव का मतलब क्या होगा कि कोई भी मिस्टेक होगी अपन उसको करेक्ट करें, फर्दर वो मिस्टेक ना हो उसके लिए अपन कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन लें। आप लोग यहाँ पे क्लास में आके मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, अब क्लास चल रही है तो ड्यूरिंग द सेशन आपका मोबाइल लेके रख लिया जाएगा, ये तो क्या हुआ? करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव क्या हुआ? हाँ, मोबाइल आपको लेके एंटर नहीं करने दिया जाए। दूसरा ये कि वो मोबाइल आपको वापस रिटर्न भी ना करें। तो ये हुआ आपका प्रिवेंटिव एक्शन। अपन यहाँ पे बात करें कि नंबर लास्ट स्टेप नंबर 5, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द डीएनए। यानी कि हमने जो डीएनए लिया है उसके साथ में हमने क्या क्या प्रोसीजर किया। नंबर फर्स्ट से हमने ब्रेकिंग सेल्स ओपन द रिलीज द डीएनए। कैसे किया हमने इसको? हमने इसको ये किया कि द सेल इज द सैंपल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ओपन बाय ए फिजिकल मींस सच एज ग्रेटिंग वोल्टिंग। मिक्सिंग किया आपने उसको। पुट इन्वॉल्व सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट। द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस इन द साल्ट हेल्प प्रोटेक्ट द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप द रन अलोंग द बैकबोन ऑफ द डीएनए। फिर क्या हुआ? ए डिटर्जेंट इज द एडिटिंग। द डिटर्जेंट ब्रेक डाउन द लिपिड एंड सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लिक डीएनए इज रिलीज एज द मेम्ब्रेन्स आर डिस्टर्ब्ड। यानी कि हमने क्या किया? सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया, फिर हमने विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का क्या फंक्शन होता है? टेस्ट फॉर लिपिड। कौन कौन से टेस्ट करते हैं आप? सोल्युबिलिटी, और क्या करते हैं आप? एक लाइन लिख रखी इन्होंने नीचे, डिटर्जेंट है ना, ब्रेक डाउन से लिपिड एंड सेल मेम्ब्रेन। लिपिड मीन्स फैट है। अपने जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, सपोज कीजिए उसके ऊपर ऑयल की ड्रॉप गिर गई है ना। अब जनरली अगर अपन उसको टैप वाटर में वॉश करेंगे तो वो क्लीन नहीं होगा। फिर अपन क्या करते हैं? डिटर्जेंट लेते हैं अपन, ठीक है, उसके साथ में उसको वॉश करते हैं, वॉश हो गया, वो क्लीन हो जाता है। क्या प्रिंसिपल है इसका? हाँ, डिटर्जेंट के आप बहुत टेस्ट करते हैं ना, कौन सा वाला करते हैं? हे सल्फर टेस्ट। सल्फर पाउडर सिंक हो रहा है, सल्फर पाउडर सिंक नहीं हो रहा है। सरफेस टेंशन इंक्रीज है, सरफेस टेंशन डिक्रीज है। यानी कि अपन ने जो डिटर्जेंट लिया है वो क्या कर रहा है? जो हाइड्रोफोबिक है, आपका जो ऑयल्स की ड्रॉप है उनके साथ में जाके डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? उसको सोल्यूबल बना रहा है और फिर वहां से उसको क्लीन कर रहा है। तो फाइनल यहाँ पे जो हमने स्टेप लिया कि हमने डिटर्जेंट को ऐड किया है। क्यों किया है हमने डिटर्जेंट को ऐड?
द डिटर्जेंट ब्रेक डाउन द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये पर्पज था हमारा। सेकंड हमने क्या किया कि सेपरेटिंग डीएनए फ्रॉम प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर। हमें सिर्फ और क्या सिर्फ चाहिए, डीएनए चाहिए। जैसे हम जब ब्लड सीरम का कोई भी टेस्ट करते हैं, आपको यूरिक एसिड लगाना है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीरम चाहिए। लेकिन हम सैंपल क्या लेते हैं, सैंपल अपन ब्लड लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, उसको क्लोट करते हैं। क्लोट करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है, आपका आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा नीचे रह जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा, सीरम सेपरेट रहेगा। आप हमें किसका रिक्वायरमेंट है, सीरम का ही रिक्वायरमेंट है। तो सेम लाइक यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हमें डीएनए का रिक्वायरमेंट है, तो बाकी जो भी हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे को डीएनए का रिक्वायरमेंट है। बाकी जो भी उसके साथ में उन सब को, लिपिड्स को, इन सबको अपन रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रिसिपिटेशन ऑफ डीएनए विद एन एल्कोहल। फाइनली क्या करेंगे, सेकंड स्टेप था आपका कि दी गेट ए क्लीन सैंपल्स ऑफ डीएनए। इट इज नेसेसरी टू रिमूव ए मच ऑफ सेलुलर डिब्रेस इज पॉसिबल। दे कैन बी डन बाय ए वैरायटी ऑफ मेथड। ऑप्टन ए प्रोटीएज, आप प्रोटीन एंजाइम ऐड कर दीजिए, ठीक है, डिग्रेड डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर प्रोटीन्स। अल्टरनेटिवली सम ऑफ द सेलुलर डिब्रेस कैन बी रिमूव बाय फिल्टरिंग द सैंपल। यानी कि हमारा जो टारगेट था कि डीएनए के साथ में जो प्रोटीन अटैच है उसको हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट है आपका प्रिसिपिटेशन द डीएनए विद एन अल्कोहल। Finally, ice cold alcohol is careful additing to the DNA samples. DNA is soluble in water but insoluble in presence of salt and alcohol. By gently stirring the alcohol layers with the sterile pipette, a precipitate become visible and can be spotted out. If there is a lots of DNA, you may see a sting with pipettes. Final आपका killing the DNA. The DNA samples can now be further purified. It is then resuspended in the स्टाइल एल्कली बफर एंड रेडी टू यूज। और फाइनल है कि आपका उसके अंदर जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो चेक करना, फिर अपन उसको फाइनल एनालिसिस के लिए अपन भेजेंगे। तो ये जो सारी अपने जो प्रिपरेशन किया है, ये अपन ने किस लिए किया है, ये अपन ने एज ए प्री ट्रीटमेंट किया है। अभी हमने डीएनए का आइसोलेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ प्री ट्रीटमेंट करके डीएनए को सेपरेट किया है। वहां पे जो भी लिपिड्स था, प्रोटीन्स थे, उनको हमने रिमूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट कैन दिस डीएनए बी यूज फॉर। वन एक्सपेक्ट डीएनए कैन बी यूज फॉर मोलिकुलर एनालिसिस इंक्लूडिंग पीसीआर, है ना। पीसीआर का नाम अभी आपने बहुत सुना था, आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, है ना। अब लास्ट में आप खड़े हो जाइए, स्टेप्स ऑफ पीसीआर बताइएगा, सबसे लास्ट में जो है खड़े हो जाइए। हाँ जी, इसको आगे बुला दें, बताइए स्टेप्स ऑफ पीसीआर। हाँ जी, क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है। अपन ने एक साइकिल बनाया था, आपको पता होता है ना, आगे बुलाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। अपन ने क्या था, अपन ने एक साइकिल बनाया था, उसमें ये था कि अपन 30 सेकेंड्स के लिए सबसे पहले आपका जो डीएनए है उसको क्या करना, आपको सेपरेट करना है। सेपरेट आप कैसे करेंगे डीएनए को, टेम्परेचर हाई कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको प्राइमर आपको ऐड करना है, और फिर क्या होगा, डीएनए की कॉपी का फॉर्मेशन होगा। ये अपना था पीसीआर। पीसीआर की कोई लिमिटेशन होती है क्या, लिमिटेशन ऑफ पीसीआर। इधर से लास्ट में खड़े हो जाइए, आप तो बैठ जाइए ना, इधर से खड़े हो जाइए। लिमिटेशन ऑफ पीसीआर, बताइए। लिमिटेशन ऑफ पीसीआर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आ जाइए आप चारों ना। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी बना रहे हैं अपन, है ना। डीएनए आपको बनाना है, डीएनए और अपन कैसे बनाते हैं, जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा था, क्या क्या लिमिटेशंस थी।
डीएनए की कॉपी बनानी है आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास में पीसीआर है, दूसरा तरीका है कि आप लिविंग सेल्स के थ्रू मल्टीप्लाई करवाइएगा, है ना। आप कुछ वेक्टर लीजिएगा, आपका टारगेट डीएनए लीजिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आएंगे, टारगेट डीएनए को वेक्टर के अंदर फिट करेंगे और आप उसको इंसर्ट करवा दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, डीएनए मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या हो रहा है, हम लैब के अंदर पीसीआर इंस्ट्रूमेंट हमने इंस्टॉल कर दिया है, डीएनए का टारगेट डीएनए लेके आए, रो मटेरियल है आपके पास में डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, प्राइमर है आपके पास में, डीएनए बनाइए आप। तो कौन सा बेटर है अपना, पीसीआर के थ्रू बनाना ज्यादा बेटर है अपना। भाई आपको किसी ने कहा कि आप डीएनए की कॉपी बनाइएगा, ठीक है, तो डीएनए की आपको कॉपी बनानी है तो एक तो आप पीसीआर ऑप्शन आपके पास में, दूसरा ऑप्शन क्या है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आप करा रहे हैं। कौन कौन से वेक्टर पॉसिबल हैं, क्या है, वेक्टर्स के नाम बताइए आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड है, कोज्मिड है, फिज्मिड है, बैक्टीरियोफेज, यीस्ट आर्टिफिशियल है। अब इनका सबका लिमिटेशन था, प्लाज्मिड 10 kb तक को लेके जाएगा वेक्टर को, हाँ सही बताया आपने, ठीक है। वो नेक्स्ट वाला आपका प्लाज्मिड है 10 तक को लेके जाएगा, कोज्मिड है वो एक 35 तक को लेके जाएगा, एक 100 तक को लेके जाएगा। सबसे बेस्ट कौन सा आपका, यीस्ट आर्टिफिशियल है। वो क्या कर रहा है, मोर देन 3000 kb तक का जो टारगेट डीएनए है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। अपना क्वेश्चन ये था कि लिमिटेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर की लिमिटेशन क्या है कि पीसीआर ओनली 3 kb तक के कोई मल्टीप्लाई करेगा। आपका जो टारगेट डीएनए है ना, अगर वो 3 kb का साइज है उसको तो आप पीसीआर के थ्रू बना लेंगे उसकी मल्टीपल कॉपी, लेकिन अगर मोर देन 3 kb है तो उसके लिए आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करना होगा। उसके लिए आपको वेक्टर्स लेने होंगे, यीस्ट आर्टिफिशियल सबसे बेटर है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि आरटीपीसीआर है आपका जो डीएनए था, आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट आपका फिंगर प्रिंटिंग एंड क्लोनिंग। अब इस तरफ तो क्या है, हमारे मेथड्स हैं कि आप ऑर्गेनिक एक्सटेंशन कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू कर सकते हैं और मैग्नेटिक बीड्स के थ्रू कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है इनका, मेन ये जो कि सेपरेशन वाया फिनोलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में, कॉलम के अंदर क्या है सेपरेशन वाया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स और रिसाइन सीटेड टू द बॉटम ऑफ ए कॉलम ट्यूब। मैग्नेटिक बीड्स के अंदर क्या है सेपरेशन वाया मैग्नेटिक दैट एक्ट ए चार्जिंग सरफेस अट्रैक्ट डीएनए एंड रीजेंट ऑप्टिमाइज फॉर ए डीएनए आइसोलेशन। ऑर्गेनिक के लिए आपके सैंपल टाइप रहेगा सेल, टिश्यू, ब्लड, प्लांट सैंपल। कॉलम के लिए और मैग्नेटिक के लिए आपके ऑल टाइप्स ऑफ सैंपल। टेक्निक्स क्या रहेगी आपकी, ऑर्गेनिक के लिए आपकी टेक्निक है रीजेंट बेस है, वहां पे आपकी सेंट्रीफ्यूज है, नेक्स्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। प्यूरिटी की बात करें तो मीडियम, हाई एंड हाईएस्ट। सबसे बेस्ट आपका मैग्नेटिक वाला है, थ्रू आउट आपका लो रहेगा, मीडियम टू लो रहेगा और हाई है। यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या है, आपके ऑर्गेनिक के एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी, लाइसिस एंड आइसोलेशन, स्केबल फॉर्मेट, ग्रेड ऑफ डिफिकल्ट सैंपल, 30 to 60 मिनट आपका प्रोसीजर है। कॉलम के लिए क्या है, इजी टू यूज, कैन प्रोसेस मैनी सैंपल टाइप एंड वॉल्यूम, ठीक है, और इसकी प्योरिटी हाई है। फाइनल है आपका मैग्नेटिक वाला, नो रिस्क ऑफ क्लोजिंग, हाईएस्ट यील्ड ऑफ एफिशिएंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रैपिड सैंपल, रैपिड कलेक्शन, ऑटोमेबल ऑन मैग्नेटिक प्रैक्टिकल पार्टिकल्स हैंडल्स। ये कुछ इसकी डिफिकल्टी एंड क्या है, फाइनल आपका रिकमेंडेड फॉर। रिकमेंडेड में आपका ऑर्गेनिक है मोस्ट सैंपल टाइप बट बेस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम हाई फैट टिश्यू सच एज ब्रेन, मेमोरी टिश्यू और इनफेक्टिव सैंपल्स।
कॉलम में आपका आइडल फॉर लो टू मीडियम, और हाई के अंदर है आपका कि प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड मोर देन 24 सैंपल्स। तो ये अपनी क्या तीन आपने जो मेथड्स हैं कि ऑर्गेनिक वाला, कॉलम वाला और मैग्नेटिक्स, कि अगर आपको डीएनए का आइसोलेशन करना है, यानी ये जो अपना जो प्रोसेस है वो किस में आ गया आपका, एनालिटिकल में आ गया। उससे पहले हमने क्या किया था, सैंपल को प्री ट्रीटमेंट किया था। आपके जो 5 स्टेप्स हैं इसमें अपन ने प्री ट्रीटमेंट किया है। ठीक है, एक अपना नेक्स्ट आता है कि अगर अपन वापस से वहीं पे आ जाते हैं लैब पर, कि आपके जो एरर्स हुए, प्री एनालिटिकल एरर हुआ, एनालिटिकल एरर हुआ एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर हुआ, आपको ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट रिलीज करनी होती है। ठीक है, अब रिपोर्ट सही है या फिर गलत है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना। आप भी जब भी कभी अपन करवाते हैं तो सबसे फर्स्ट डाउट यही जाता है कि अपन सभी ये चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट आए वो क्या है, सही आए। अगर आपके रिजल्ट सही नहीं आते हैं तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा, पेशेंट को सफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लैब्स होती है वो क्या करती है, क्वालिटी प्रोग्राम चलाती है। एक एजेंसी है जिसको अपन बोलते हैं NABL। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, लेबोरेटरीज के लिए होता है, कि जो एक NABL है, थर्ड पार्टी है, वो आपके लैब में आएगी और आप जो जो प्रोसेस करते हैं वो उसको एनालिसिस करेगी, आपको एक SOP बना के देगी कि किस तरीके से आपको लैब में वर्क करना है, और उसके कुछ अपने रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करिएगा। तो वो आपको क्या देगी, अपना लोगो देगी यूज करने के लिए। इसी तरीके से NABH होता है। NABH क्या होता है, NABH फॉर हॉस्पिटल, कि उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, आप उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करिएगा। तो अपन यहाँ पे सिंपल सा बात करें कि थे कि अपनी जो ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट है वो सही कैसे जाएगी, आप लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम मॉर्निंग में सपोज कीजिए 9 बजे हॉस्पिटल ड्यूटी लगी, अपने पास सैंपल आ गया ब्लड ग्लूकोज के लिए, अब आपको रिपोर्ट को रिलीज करना है, तो आप लोग कैसे कंफर्म कैसे कहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आपका, तो उसके लिए अपन एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्वालिटी प्रोग्राम। क्वालिटी प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं, IQC, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, और एक होता है आपका इक्वास, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। सपोज कीजिए आप लोग 250 है, मेरे पास में 250 शुगर के सैंपल आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मशीन पर एक कंट्रोल रन करूंगा IQC, और जो कंट्रोल रन मैंने किया है उसका वैल्यू मेरे को पता रहेगा कि मेरे पास जो सैंपल है उसकी वैल्यू 90 to 100 के बिटवीन है। ठीक है, मैंने सैंपल को रन किया, मैंने देखा कि 90 to 100 के आ रहा है, 95 आ रहा है, इसका मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर सही वर्किंग कर रहा है। अब अपन बाकी जो पेशेंट्स हैं उनका सैंपल रन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सब कुछ अगर सही है तो। अब सपोज कीजिए कि मैंने 90 to 100 के बीच का कंट्रोल लगाया था और कंट्रोल की वैल्यू आ रही है 200। अब अपन अपने जो सैंपल हैं 250 जो आप लोगों के, वो अपन रन नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे। क्या देखेंगे आप, क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर आपका कंट्रोल गलत गया है तो क्या चेक करेंगे आप। सबसे पहले सपोज कीजिए आज ही आप लैब इंचार्ज, आपने कंट्रोल लगाया, कंट्रोल गलत चला गया, अब आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 250 तो लगा दो, देखते हैं भी क्या होता है। क्या करेंगे आप लोग, क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो अपने को क्या चेक करना है, कंट्रोल ही चेक कर लेना कि एक्सपायरी डेट का तो नहीं हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि लास्ट टाइम ग्लूकोज का कैलिब्रेशन कब किया था आपने। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आपने उसकी मेंटेनेंस कब करी थी। वीकली मेंटेनेंस होती है, डेली मेंटेनेंस होती है, मंथली मेंटेनेंस होती है। तो आप जब ये सारे पॉइंट एनालिसिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एरर मिल जाएगा।
फिर क्या करना है आपको, उस एरर को करेक्ट करना है, वापस से फिर आपको कंट्रोल लगाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको एरर मिल गया, सपोज कीजिए आपका जो रीजेंट था वो एक्सपायरी डेट का था, आपने रीजेंट चेंज कर दिया है और अब आप पेशेंट के सैंपल रन कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका कंट्रोल की वैल्यू सही नहीं आ जाएगी तब तक आप पेशेंट के सैंपल रन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, रीजेंट आपको चेंज करना है, नया रीजेंट आपको उसमें फिल करना है, दोबारा से आपको कंट्रोल लगाना है, और फिर आपको कंट्रोल जब आपका सही आ गया 90 टू 90 100 के बीच में, तो फिर आप सैंपल रन करेंगे। तो ये तो हुआ अपना IQC, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। अब सपोज कीजिए आपके पास में एक सैंपल था, यहाँ पे अपन उसकी शुगर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे शुगर आ रही है 90। उसी सैंपल को आपने मुंबई में रन किया तो वहां पे शुगर आ रही है उसकी 125। ठीक है, तीसरी जगह आपने सैंपल रन किया तो वहां पे उसकी वैल्यू आ रही है 170। यानी कि हमें इंटर लेबोरेटरी तो चेक करना ही है, इंट्रा लेबोरेटरी भी अपने को चेक करना है। वो अपन कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इक्वास पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इक्वास क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने एक कंट्रोल बना लिया है, वैल्यू मुझे भी नहीं पता है क्या है, ठीक है, ऑल इंडिया में आप 250 हैं, आपकी 250 लैब्स हैं, ठीक है, आपकी जो 250 लैब है वो इक्वास के अंदर एनरोल हैं। तो इक्वास आपको क्या करेगा, हर मंथ आपको एक एलिकोड भेजेगा, सैंपल भेजेगा, यानी उस सैंपल को आप लोग रन करेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट आप मेरे को रीसेंड करेंगे कि शुगर का सैंपल था, शुगर की इक्वास की वैल्यू आपकी 95 आ रही है, इनकी 110 आ रही है, उनकी 89 आ रही है, किसी की 90 आ रही है, 91 आ रही है, 92 आ रही है। ये जो एक्सरसाइज करनी है आपको एक मंथ में एक बार करनी है अपने को। मैंने इक्वास कंपनी थी, मैंने सैंपल बनाया, सैंपल बना के मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वैल्यू मुझे भी नहीं पता है कि कितनी आनी चाहिए। आप सब लोगों ने रन किया मशीन में, सिंगल टाइम रन करना है उसको, और आपने जो भी आपकी रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आपने मेरे को सबमिट कर दी है। मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगाया, सबका मीन निकाला और एक कट ऑफ निकाल दी है कि ये जो शुगर का सैंपल था इसकी वैल्यू 120 टू 130 के बिटवीन आनी चाहिए। अगर किसी का 120 टू 130 के बीच में है, इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सही वर्किंग कर रहा है। फिर क्या करूंगा, मैं सबका एनालिसिस करूंगा जितनी भी लैब से था कि किसका इक्वास की वैल्यू कितनी आई है, उनको रिपोर्ट भेजूंगा कि आपका इक्वास सही है, आपका गलत है, आपका सही है, आपका गलत है। तो यानी अपने को क्या करना है, इक्वास भी रन करना है और आपको IQC भी रन करना है। अब आता है कि जब आपने IQC रन कर लिया तो फिर आप इक्वास क्यों रन कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको। आप एक ही चीज में पार्टिसिपेट कर लीजिए, IQC लगा दीजिए या फिर इक्वास लगा दीजिए। इक्वास लगाने का तो रीजन हमने अभी बता दिया आपको कि इक्वास हम इसलिए लगा रहे हैं कि जयपुर में भी सेम रिपोर्ट आए, और उसी सैंपल को अगर अपन किसी दूसरी कंट्री में रन कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में रन कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए, इसलिए हमने इक्वास में पार्टिसिपेट किया। IQC में क्यों कर रहे हैं हम, आज डे फर्स्ट है मंथ का, आपके 250 सैंपल आए, मैंने सैंपल लगा दिए, रिपोर्ट चली गई आपके पास में। 15 दिन बाद मेरे पास इक्वास आया, मैंने इक्वास का सैंपल रन किया, 30 तारीख तक मैंने इक्वास की रिपोर्ट सबमिट कराई। नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट आई इक्वास की कि आपका जो इक्वास है वो आउटलेयर है, आपका जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो आउट है, सही नहीं है, दोबारा से करिएगा। अब मैं क्या करूंगा, पिछले मंथ में जो भी सैंपल रन कर लिए उनकी सबकी रिपोर्ट तो वापस मंगाऊंगा नहीं, और अगर रिपोर्ट वापस भी मंगाते हैं तो उससे पर्पस सोल्व हुआ नहीं, पेशेंट ने मेडिसिन ले ली, उसका डायग्नोसिस हो चुका है। तो इमीडिएटली एरर ट्रैप करने के लिए, यानी कि जो एरर हुए हैं ना हो उसके लिए इमीडिएटली डेली बेसिस पर आपको जो करेक्टिव एक्शन लेना है उसके लिए आप लोग क्या लगाएंगे, IQC लगाएंगे। जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हम डेली लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट है वो सही जाए, गलत ना जाए। इमीडिएटली एरर ट्रैप करने के लिए अपन IQC लगा रहे हैं। तो आ गया आपको समझ में IQC और इक्वास, प्री एनालिटिकल एरर, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड।
क्या होता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कैसे बनता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है? गाउट? नहीं, गाउट नहीं होता। यूरिक एसिड का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है क्या बोलते हैं अपन उसको? गाउट। ट्रीटमेंट क्या देते हैं अपन उसको? एलोप्यूरिनोल। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिक एसिड। आप चीजों को कोरिलेट करिएगा ना। यूरिक एसिड है, कहाँ कहाँ करवाते हैं अपन? आरएफटी नाम सुना आपने? रीनल फंक्शन टेस्ट। यूरिया करवा रहे हैं, क्रेटिनिन करवा रहे हैं, यूरिक एसिड करवा रहे हैं आप लोग। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है किडनी फेलियर में। यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है? कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिक एसिड। पीछे खड़े हो जाइए, व्हाइट शर्ट। हाँ, आपको ही होना है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिक एसिड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 3.5 to 7.2 kg पर mg पर dl। देखिए, आपको यूनिट कंपलसरी है बताना। जो रेंज है, कट ऑफ है, उसमें 1 या 2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। 3.5 की बजाय आप 3.8 भी बोल देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो यूनिट है वो आपको कंपलसरी मेंशन करना है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, खड़े हो जाइए। नॉर कितना? 170। नेक्स्ट। 150। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 200 है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, 150 आपका टीजी का, ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल। एचडीएल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 40 to 60। मोर देन 40 तो फिर 200 भी होता है। देखिए, आपको जब तक ये नॉर्मल वैल्यू याद नहीं होंगी, ये भी आपको याद करनी होगी कोलेस्ट्रॉल की मेजर जो मेन जो पैरामीटर्स हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ आपका, यूरिक एसिड हुआ, यूरिया है, क्रेटिनिन है,
HbA1c है, ब्लड ग्लूकोज है, कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है। तो एटलीस्ट अपन इन सब का तो आपको नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। बैठ जाइए आप लोग, है ना।